नमस्ते। एक पीढ़ी जिसे अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। उसी पीढ़ी ने नेपाल में वो कर दिखाया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये लाइनें सिर्फ एक बयान नहीं हैं, ये उस जबरदस्त बदलाव की कहानी बताती हैं जो नेपाल में अभी अभी हुआ है। एक ऐसा बदलाव जहां जेनजी के नेतृत्व में हुए विरोध ने प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इन विरोध प्रदर्शनों का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही केओटिक था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ संसद और सरकारी घरों को आग के हवाले कर दिया गया। मतलब इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि दांव पे क्या लगा था। तो चलिए समझते हैं, इस पूरे विरोध की वजह क्या थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिससे ये आग भड़की। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी सिर्फ एक चिंगारी की नहीं है, बल्कि उस ईंधन की भी है जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो चिंगारी थी ये सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे सीधे सीधे बोलने की आज़ादी पर हमला माना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन पूरे देश को सड़कों पर उतार सकता है, या फिर ये बस वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। तो फिर असली वजह क्या थी? असल में ये गुस्सा कई सालों से सुलग रहा था। वजह थी सरकार में फैला हुआ भ्रष्टाचार, 20.82% की जबरदस्त युवा बेरोजगारी, खुल्लम खुल्ला भाई भतीजावाद और आर्थिक असमानता। चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं उन 3 बड़ी वजहों को जिन्होंने देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये नंबर देखिए, कारीबारी 20.82%। ये 2024 में नेपाल की युवा बेरोजगारी दर है। मतलब हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि 15,000 से भी ज्यादा नेपाली युवा सिर्फ एक नौकरी के लिए, एक सैलरी के लिए यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती हो गए। सोचिए, वो मौत के मुंह में जा रहे थे क्योंकि अपने देश में उनके पास कोई मौका ही नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। ये वो चीज है जो #NepoKids हैशटैग से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। एक तरफ थे आम लोगों के बच्चे जो विदेशी जंगों में लड़ने और ताबूतों में घर लौटने को मजबूर थे, और दूसरी तरफ थे नेताओं के बच्चे जो ऑनलाइन अपनी आलीशान जिंदगी, महंगी गाड़ियां और फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। 8 सितंबर के मार्च में एक पोस्टर पर लिखी ये लाइनें लोगों के दर्द और गुस्से को बिल्कुल साफ साफ बयान कर रही थीं। नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में लाए जाते हैं। और अब ये चार्ट देखिए, ये भ्रष्टाचार की जड़ को दिखाता है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 सरकारें आईं और गईं, लेकिन सत्ता हमेशा बस 3 राजनीतिक गुटों या परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल और केपी शर्मा ओली। ये लोग आपस में गठबंधन बनाते, तोड़ते और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते, जिससे देश आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। और इन टॉप नेताओं पर आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। शेर बहादुर देउबा पर विमान सौदे में अवैध कमीशन का आरोप लगा, पुष्प कमल दहल पर गुरिल्ला लड़ाकों के लिए आए फंड को हेर फेर करने का आरोप लगा, और केपी शर्मा ओली पर चाय बागान की जमीन को अवैध तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदलने का आरोप। इन्हीं सब वजहों से जनता का सरकार पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। तो आप देखते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण मार्च देखते ही देखते एक क्रांति में बदल गया और सरकार गिर गई। सब कुछ सिर्फ 48 घंटों में हो गया। 8 सितंबर की सुबह हजारों युवाओं ने काठमांडू में शांति से मार्च शुरू किया। दोपहर होते होते पुलिस ने उन पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से हमला कर दिया, और फिर असली गोलियों से। रात तक इस क्रूर कार्रवाई की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और हर तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और 9 सितंबर की दोपहर प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस क्रांति की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस की गोलियों से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को सरकार के खिलाफ एक कर दिया। इसके बाद तो मानो एक एक करके सारे डोमिनोज गिरने लगे। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रदर्शनकारी नहीं माने, उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों में आग लगा दी और आखिरकार प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं,
बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए लोकतंत्र का एक बड़ा सबक है। नेपाल में जो हुआ वो किसी एक मुद्दे जैसे सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध नहीं था। ये एक सिस्टमिक रिवोल्ट था, मतलब एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ विद्रोह जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और असमानता से पूरी तरह सड़ चुका था। नेपाल की ये घटनाएं सभी सरकारों को एक बात साफ साफ बताती हैं कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने का खतरा बहुत बड़ा है। जब लोग लगातार महसूस करते हैं कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, तो हालात किसी भी वक्त हाथ से निकल सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सरकार तो गिर चुकी है, कुछ लोकतंत्र विरोधी ग्रुप्स राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या नेपाल के युवा लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए उन बड़े बदलावों को हासिल कर पाएंगे जिनके लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।